मोदी कैबिनेट विस्तार की अटकलें हुई और भी तेज। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिए बड़े संकेत, कहा जल्द हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल। महाराष्ट्र से नेताओं के केंद्र में शामिल होने की चर्चा तेज। वंदे मातरम पर एक बार फिर से घिरी कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में 2 अंतरे ही गया वंदे मातरम। बीजेपी ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना, वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छे दिन लाती है। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पुरानी सरकारों ने जवानों को अच्छे बैरक नहीं दिए हैं, हमारी सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा दी। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। कल झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा मोड़ आया सामने। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा को एसआईटी से राहत। फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नामों का जिक्र नहीं। फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में आज बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में सभी सांसद और विधायक मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद, जहां पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी सीटों पर खास मंथन किया जा रहा है। आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी में महामंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले समय पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जहां जहां बीजेपी पिछले चुनावों में कमजोर पड़ी थी, अब उन्हीं सीटों को साधने का सबसे ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। उन सीटों पे अपने जनाधार को, अपने जनादेश को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर रूपरेखा निर्धारित की जा रही है। और देहरादून में बीजेपी का यह महामंथन लगातार जारी है, जहां बीजेपी के मुख्यालय में सभी सांसद और विधायक लगातार मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक अभी भी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। साथ ही सबसे 3 महत्वपूर्ण सीटें बताई जा रही है, जो है पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी। इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब ऐसे में बीजेपी चूंकि महामंथन कर रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, तो इस दौरान पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी सीट वो है जहां पिछले चुनाव में किसी भी तरह से कोई यहां पर जो माइनस पॉइंट था वो बीजेपी के लिए इन 3 सीट पर देखने को मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी की पुरजोर कोशिश ये है कि वो वापस जो गलती हुई थी, जो लापरवाही रह गई थी, जिसकी वजह से वोट बैंक मजबूत नहीं हो पाया था, उसकी वजह से अब पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी सीट पर किसी भी तरह से कोई भी असमंजस वाली स्थिति ना रहे और बीजेपी की पैठ यहां पर मजबूत हो सके। अब आगामी रणनीति को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लगातार बैठक हो रही है और बीजेपी मुख्यालय में जो महामंथन हो रहा है उसमें तमाम दिग्गजों की उपस्थिति है। आगामी रणनीति को लेकर, आगामी रीति नीति कैसे तैयार करनी है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। डबल इंजन सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए, तमाम योजनाओं का उसको कैसे अब धरातल पर उतारा जा सकता है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो देहरादून की तस्वीर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लगातार महामंथन किया जा रहा है। आने वाले समय के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें कैसे रणनीति बनाई जा सकती है और चुनावी शंखनाद को कैसे यहां पर सियासी प्रसाद के तौर पर बिछाया जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करने का प्रयास भी इस दौरान किया जाएगा और उसको लेकर रीति नीति तैयार की जा रही है, ताकि जो पदाधिकारी या मंडल स्तर पर या बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो कैसे घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, जहां पर डबल इंजन सरकार की तरफ से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसका लाभ पंक्ति में बैठे हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। उसको लेकर बकायदा यहां पर रीति नीति तैयार की जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को घाटा यहां पर हुआ था, जहां पर वोट बैंक मजबूत नहीं हो पाया था, पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी। और एक बार फिर से इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की खास नजर यहां पर टिकी हुई है और इन तीनों सीटों को लेकर मंथन सबसे ज्यादा बीजेपी खेमे में किया जा रहा है। हर दिग्गज और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हालांकि अभी हाल फिलहाल में फीडबैक लिया गया था कि उनके क्षेत्र में कैसे विकास कार्य यहां पर तेज गति के साथ हो रहा है और सरकार की तरफ से जो तमाम बड़ी सौगात या योजनाएं संचालित की जाती हैं उनका लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है या नहीं।
और पंक्ति में बैठे हर अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचाना है उसको लेकर बकायदा रूपरेखा यहां पर तैयार की जा रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी उपस्थिति इस दौरान बैठक में देखने को मिल रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां आज बीजेपी की तरफ से महामंथन लगातार किया जा रहा है। सभी सांसद और विधायकगण इस बैठक में मौजूद हैं। विधायकों से फीडबैक उनके क्षेत्र का लिया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्मिता चौहान हमारे साथ लाइव बनी हुई है। स्मिता, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर चर्चा का सिलसिला अब तेज हो चुका है? बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो है बीजेपी की जो मंथन की बैठक है वो शुरू होगी और ये बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी जो विधायक और सांसद हैं उन्हें मुख्य रूप से इस बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें 2027 का विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने की तैयारी में है, कॉन्फिडेंस में है, उसी को लेकर ये बैठक की जा रही है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया और ऐसे में अब किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तैयारियां अभी तक कहां तक पहुंची है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इस पर मंथन किया जा रहा है। खास तौर से आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मंडल के इस बार टिहरी, हरिद्वार और एक सीट और है उस पर पौड़ी, इन 3 सीटों पर जो है ज्यादातर मंथन किया जाना है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी थोड़ी कमजोर साबित हुई थी और यही वजह है कि इस बार जो है गढ़वाल मंडल के इन्हीं लोगों के साथ में, इन्हीं सांसदों के साथ में और विधायकों के साथ में बैठक हो रही है। आपको बता दें सबसे पहली जो बैठक चल रही है वो बैठक जो है वो पौड़ी के सदस्यों के साथ की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि पहले पौड़ी की जो सीट है उस पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि अगली जो सीट है वो टिहरी होगी और उसके बाद शाम 5 बजे से पहले जो है हरिद्वार की सीट पर मंथन किया जाएगा। तो इन 3 सीटों पर जो है सबसे ज्यादा मंथन किया जाना है। यहाँ पर जो पिछली बार कमी रह गई थी उसे पूरा किया जाए। आपको बता दें अभी भी बैठक चल रही है, शाम 5 बजे तक की बैठक चलनी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही तमाम जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल इस बैठक में मौजूद है, साथ ही जो सांसद हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और इस बैठक को लगातार किया जा रहा है। तो अब देखना है कि इस मंथन में निकलकर क्या सामने आएगा, लेकिन अभी फिलहाल बैठकों का सिलसिला जारी है और ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। जी, लेकिन जो ये बैठक का सिलसिला है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल हरिद्वार, टिहरी और इसके साथ ही पौड़ी पर किया जा रहा है, इसके पीछे की कोई खास वजह या फिर ये मानकर चला जाएगी अभी बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पर पिछले चुनाव में ज्यादा वोट बैंक मजबूत नहीं हो पाया था और इस बार किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अव्यवस्था न रहे, विधायकों से फीडबैक लेने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल ऋतु, देखिए इससे पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में आए थे और उन्होंने जब लगातार बैठकें की थी, 3 दिन का दौरा था उनका, पहला ये दौरा था और इन 3 दिनों के दौरे में उन्होंने चाहे वो गढ़वाल हो चाहे वो कुमाऊं हो, इन दोनों ही जगहों पर उन्होंने बैठकें की थी। इन दोनों ही जगहों के कार्यकर्ताओं और जो पार्टी के सदस्य थे सभी के साथ, विधायक सांसदों के साथ उन्होंने पिछले बार बैठक की थी, चाहे बूथ स्तर रहा हो चाहे मंडल स्तर रहा हो। ठीक उसी समय उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि जो हमारी कमजोर सीटें हैं वहां पर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि वहां पर हमें पिछली बार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा या हम कांग्रेस से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, कांग्रेस हमारे थोड़ा नजदीक आ गई थी, तो इन सीटों पर हमें मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि हमने जो पिछली बार अगर गलतियां की हैं तो उन्हें हमें सुधारना है। कहाँ हमने जनता को नाराज किया था, किन बातों पर जनता हमसे नाराज थी, जिसका खामियाजा हमें 2022 में करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो 2027 की चुनाव है उसमें हमें इन बातों का खास ख्याल रखना। और यही वजह है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र पर आज महा बैठक हो रही है और यही वजह है कि पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी सीट पर जो है सबसे पहले मंथन किया जा रहा है। सबसे पहले पौड़ी पर किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आई थी, उसके बाद हरिद्वार और टिहरी पर किया जाएगा। जी, चूंकि देखिए विधायक और सांसद सभी इस बैठक में मौजूद है, विधायकों से भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में जो तमाम योजनाएं संचालित डबल इंजन सरकार कर रही है उनके क्षेत्र में क्या वाकई में लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। अब सांसद भी यहाँ पर मौजूद है, तो किस तरह की तैयारी 2027 के चुनाव और आगामी उन मुद्दों के लिए जो विपक्षी पार्टी की तरफ से उठाए जाएंगे और सीधा सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाएगा? देखिए तो क्योंकि बीजेपी विधायकों का इस बैठक में शामिल होना इसलिए अहम है क्योंकि वो अगले साल जो है पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जो है इस बार पार्टी अपना चेहरा बनाएगी या टिकट बांटेगी उससे तो खैर वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति अगर देखें तो जो सांसद और विधायक हैं
सभी को मिलकर पार्टी को जिताना होगा, क्योंकि ये बात बीजेपी बखूबी जानती है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी के लिए कितना अहम है। और यही वजह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी उतनी ही अहमियत देती है जितनी वो अपने सांसद और विधायकों को देती है। और यही वजह है कि इस बैठक में सांसद और विधायकों सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से भी इससे कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में बीजेपी ने अपना मंथन किया था, आपको याद होगा, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और गढ़वाल मंडल के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ में उन्होंने हरिद्वार में मंथन किया था। आज जो मंथन हो रहा है वहां पर सांसद और विधायक मौजूद है। तो आप ये बात समझिए कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई थी, क्या वो योजनाएं वाकई उन तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो जो जनता का रुख है, जो जनता का फीडबैक है, वो किस तरह का आ रहा है? अगर जनता को कहीं कोई कमी लग रही, कोई शिकायत है, तो वो क्या विधायक और सांसदों तक पहुंच रही है? अगर जनता की नाराजगी है तो क्या विधायक भी और सांसद उसे दूर कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। अस्मिता, क्या ये मानकर चला जाए कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बूस्ट करने का प्रयास होगा इस बैठक में, और ऐसे में विधायक और सांसदों को बाकायदा इस तरह के यहाँ पर निर्देश या फिर किसी तरह की कोई विशेष गाइडलाइन जारी की जा सकती है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है तो फूंक फूंक कर कदम रखें और कोई भी अनर्गल बयानबाजी से बचने के भी सुझाव यहां पर दिए जा सकते हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए, क्योंकि अगर आप अनर्गल बयानबाजी करते हैं या पार्टी के विरोध आप ऐसी कोई गतिविधि करते हैं या उसे लेकर किसी तरह का आपका कोई बयान सामने आता है तो उसका नुकसान सीधा सीधा पार्टी को होना है। और यही वजह है कि इसका पहले ही जो है सटीक जानकारी और इस पर पहले ही चेतावनी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर जा चुके हैं। उनका साफ कहना था कि मैं अब 3 दिन के बाद यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं पर, यहाँ तक कि एक छोटे से कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का हो चाहे वो मंडल स्तर का, सभी पर मेरी खुद की नजर है। अगर आप कहीं इस तरह की कोई बयानबाजी करते हैं या आपकी किसी बात से पार्टी को नुकसान होता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखें। और वही बात जो है इस बैठक में भी एक बार फिर कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को याद दिलाई जाएगी कि आप ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो और हमें 2027 में हैट्रिक लगाने से चूकना पड़े। तो इस बात का खास ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है स्मिता, अब इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात अगली खबर की करते हैं, जो आज देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने, आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेशोत्सव किया, जहां नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का भव्य स्वागत इस दौरान होगा और इसके साथ ही कई अहम निर्देश दे दिए गए हैं, जहां पर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेशोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का स्वागत किया जाएगा। मंत्री ने महाविद्यालयों में मानक पूरे होने पर एनसीसी, एनएसएस और रोवर रेंजर्स में से इकाई स्थापित करने और छात्रों को इनसे जोड़ने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कॉलेज स्तर पर नशा मुक्ति अभियान और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 की थीम पर गोष्ठियां कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैठक में महाविद्यालयों के भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और छात्रावासों की भी समीक्षा होगी। नए भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ ही हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने 2027 को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्टी की रीति, नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन को आम जनमानस तक पहुंचाना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। उन्होंने उत्तराखंड में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच प्रदेश के विकास में साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इसी विकास के आधार पर 2027 में जनता के बीच जाएगी। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्टी का मॉडल स्पष्ट है, विकास और विकास और विकास, और इसी के दम पर बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। तो देखिए, तीरथ सिंह रावत को कल संगठन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उसको लेकर लगातार तीरथ सिंह रावत मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
माननीय प्रधानमंत्री गृहमंत्री संगठन सबने विश्वास जताया है और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उसमें खरा उतरूं और जो अपनी पार्टी की रीति नीति है और जिस तरह के काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, इस विकास रथ को आगे दौड़ाना 2000 अपना तो 47 विकसित भारत उस और हम बढ़ेंगे। वहीं देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अगले 15 दिनों तक दोनों मंडल आयुक्तों को आवंटित जनपदों पर कैंप कर फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। आयुक्त कुमाऊं नैनीताल और उधम सिंह नगर जबकि आयुक्त गढ़वाल देहरादून और हरिद्वार में कैंप करेंगे। फील्ड विजिट के दौरान खास तौर पर उन बूथों का सत्यापन किया जाएगा जहां नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के अधिक आवेदन मिले हैं। जिला अधिकारी भी बूथों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सुपर चेकिंग करेंगे जहां ERO को फॉर्म 6, 7, 8 के आवेदनों का क्रॉस वेरिफिकेशन कर दावे और आपत्तियों का समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऋषिकेश के बीन नदी में मैक्स वाहन पलटने की सूचना पर SDRF ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन में फंसे हुए 2 व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला है। अब ऐसे में सूचना मिलते ही पोस्ट आपको बता दें ढालवाला से SDRF की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था और तेज बहाव के कारण वाहन नीचे चला गया था जिससे रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण बन गया। निरीक्षक कविंद्र सजवान के नेतृत्व में SDRF की दोनों टीमों के समन्वय और साहस के साथ अभियान चलाया गया। टीम ने पहले एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद वाहन में फंसे दूसरे व्यक्ति को भी सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया जहां SDRF की त्वरित कार्रवाई से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। और इस समय देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जहां 2 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में कावड़ मेला 2026 के शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न के बाद अब इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग उठ रही है। सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त नंदन कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव की प्रतिमा भेंट की है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि हर साल करोड़ों शिव भक्त कावड़ मेले में पहुंचते हैं और इसलिए इसे कुंभ और अर्ध कुंभ की तर्ज पर राष्ट्रीय कावड़ मेला घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने की मांग की गई है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि कावड़ मेला 2026 नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद और सामाजिक संगठनों के सहयोग से सफल रहा। राष्ट्रीय मेले के प्रस्ताव पर मेयर किरण जैसल ने वार्ता की और बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया। तो देखिए कुंभ अर्धकुंभ की तर्ज पर अब राष्ट्र मेला घोषित करने की मांग जोरों के साथ उठ रही है कावड़ मेले को, क्योंकि कावड़ यात्रा जो अभी कावड़ियों के लिए यहाँ पर सुचारू रूप से विशेष व्यवस्था की गई थी। तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर जमीन पर उतरे हुए थे और लगातार कोशिश कर रहे थे कावड़ियों को कोई दुख तकलीफ ना हो। लेकिन अब जिस तरह से कुंभ अर्धकुंभ मेला होता है, अब उसी तर्ज पर कावड़ मेले की राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव पारित करने की मांग हो रही है। इसको लेकर एक प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि मौखिक तौर पर अभी फिलहाल लिखित में कुछ नहीं दिया गया, लेकिन अगर इस मांग को माना जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में रीति नीति इसके लिए भी तैयार होगी, कैसे विशेष व्यवस्था करनी है और भारी संख्या में जब कावड़े यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम करने हैं, उसको लेकर लगातार ये मंदिर समिति और अधिकारियों की तरफ से तैयारी की जाएगी। हमारी कावड़ की प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी और हम सफल था कि इतना भीड़ आएगा। हम पहले से एक्स्ट्रा मैन पावर और मशीनरीज लगा रखे थे। बेसिकली मेन चुनौती लास्ट के 2 दिन होती है, क्योंकि जो कनेक्टिंग रोड है घाट को वो बिल्कुल नैरो है, तो गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो पाता है। उस कारण से पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसको हमने मतलब हमारा प्लान प्रायोरिटी यही थी जल्द से जल्द उसको जो है उठा लिया जाए। तो हम पहले से रेडी था और फिर हमने उसको व्यवस्थित उठाया। नहीं, इस बारे में विचार किया जाएगा। माननीय महापौर महोदया के साथ इस पर विचार किया जाएगा और अगर उनकी अनुमति रहती है, सहमति रहती है तो आगामी बोर्ड में भी इसको लाया जा सकता है।
साथ ही हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले धर्म नगरी में साधु संतों और अखाड़ों की गतिविधियां तेज हो चुकी है। अब इसी क्रम में अलख अखाड़े ने कुंभ की तैयारियों को लेकर महामंडलेश्वरों की नियुक्ति शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के संत दीपेंद्र नाथ को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और धार्मिक विधि विधान के साथ उनकी चादर विधि संपन्न कराई गई है। साथ ही नव नियुक्त महामंडलेश्वर ने अखाड़े के साथ जुड़कर गौ रक्षा और कथित लव जिहाद जैसे मुद्दों पर काम करने और हरिद्वार कुंभ में भागीदारी की बात कही है। अखाड़े की महामंडलेश्वर हर्षिता गिरी के मुताबिक सामाजिक और सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए 4 महामंडलेश्वरों की ताजपोशी की गई। उन्होंने बताया कि कुंभ से पहले कुल 108 नए महामंडलेश्वर नियुक्त किए जाने की तैयारी है और जल्द ही अन्य संतों की भी ताजपोशी की जाएगी। साथ ही हरिद्वार पहुंचे सरथाना के पूर्व बीजेपी के विधायक संगीत सोम सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए। सावन महीने में स्वामी कैलाशानंद महाराज के सानिध्य में चल रही विशेष अनुष्ठान में उन्होंने हिस्सा लिया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी भगवान का लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। पूजा के बाद संगीत सोम ने कहा कि दक्षिण काली मंदिर में पहुंचकर साक्षात महादेव के दर्शन और उनकी कृपा का अनुभव होता है। उन्होंने यहाँ पर होने वाले विशेष साधना और अनुष्ठान को अद्भुत बताया। संगीत सोम ने कहा कि इस पवित्र धाम पर महादेव की कृपा बनी हुई है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। मंदिर में पूजा के दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला। यहाँ हमारे गुरुजी आचार्य निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कैलाशानंद जी जो सावन की पूजा करते हैं, वो अद्भुत पूजा है। वो पूजा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। आज भी ऐसे संत हैं जो 22-22 घंटे और 24-24 घंटे भी बैठ कर एक आसन पर पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग आए हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेना आए हैं और उसी आशीर्वाद के से चल रहे हैं। यही तो सनातन का चमत्कार है, यही तो पूजा का असर है, यही गुरुदेव की और चलिए, इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।